नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थाइस। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में पोषण। पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे और क्लास 7 के एनसीईआरटी में पढ़ना है पादपों में पोषण। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, हम क्लास 6 में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण के घटक कौन कौन था वो हम बता दिए हैं। भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसे ही पोषक तत्व कहते हैं। ये सब हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और आज हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। समझ गए? अब देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। समझिए, पेड़ पौधा ही अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसके बाद है पोषक तत्व। सजीव की शारीरिक संरचना, वृद्धि अथवा क्षतिग्रस्त भागों के रखा रखाव के लिए समर्थ बनते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? जब जीव भोजन ग्रहण करे और उसका उपयोग करे, इस विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको स्वयं पोषी कहते हैं। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वयं पोषी कहते हैं। चलिए, उसके बाद है ऐसे पादपों को स्वयं पोषी कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे विषम पोषी कहते हैं। विषम पोषी कहने का मतलब जो भोजन पेड़ पौधा द्वारा बनाया गया उसको हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको विषम पोषी कहते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। समझ गए? चैप्टर बहुत लंबा है। अब देखिए, कोशिका। यहाँ पे थोड़ा सा हम कोशिका के बारे में जान लेते हैं। कोशिका में केंद्रक क्या होता है, कोशिका द्रव को क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनी होती है। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसको कोशिका कहते हैं। समझिए, कोशिका किसको बोलते हैं? तो जिस सूक्ष्म इकाई से हमारा शरीर बना होता है उसको कोशिका बोलते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली वाह संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कोशिका जिस झिल्ली से घेरा होता है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, इसमें केंद्र में उपस्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जिसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक किसको कहते हैं? तो केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ घिरा होता है, उसको कोशिका द्रव कहते हैं। तो हमने देखा केंद्रक क्या है, कोशिका द्रव क्या है और कोशिका झिल्ली क्या है। तो एक छोटा सा था कोशिका के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखिए, पेड़ पौधा है जो अपना भोजन कैसे बनाता है वही इसमें बताया गया है। सूर्य से सनलाइट लेता है, ज़मीन से खनिज लवण और जल लेता है, और पत्तियां हैं जो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। समझ गया? उसके बाद है सभी जीवों के लिए सूर्य आवश्यक है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सबसे अगर पूछेगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत तो सन है। समझिए। अब है पत्तियां में एक क्लोरोफिल होता है, जिससे पत्तियां हरा होता है। समझिए, पूछेगा पत्तियां का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। और प्रकाश संश्लेषण का देखिए अभिक्रिया है जो हम आपको समझा देते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश लेता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन
के बना के बनता है भोजन के रूप में, समझिए। चलिए आगे। अब देखिए यहाँ पत्तियाँ का कुछ स्ट्रक्चर है। इसको रंध्र बोलते हैं। रंध्र द्वार कहाँ होता है और द्वार कोशिका कहाँ होता है, ये देख लीजिएगा। देखिए क्लोरोफिल किस टाइप पे होता है वो हम इसमें बताया गया है। अब देखिए पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग हैं, जैसे कि हरे तना एवं हरी शाखाएं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। सिर्फ पत्ती में नहीं होता, शाखा में होता है, समझिएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा कि पत्तियां और शाखा तो दोनों में होता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करते हैं। यानी तना के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, सिर्फ पत्तियों के द्वारा नहीं होता है। पेड़ का जितना हरा भाग होता है उस सब के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, समझिए। अगर ऑप्शन में रहेगा तो सब मार देना है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति के कारण प्रकाश प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। अब देखिए शैवाल तो समझ ही रहे होंगे, कुछ जीवों के वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। अब ये पत्तियाँ कैसे भोजन बनाता है वो सब हम आगे बता दिए हैं, वही सब इसमें है और यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ गए। जैसे देखिए ये अमर वेल है। ये पौधे के ऊपर होता है, जो अपना भोजन नहीं बनाता है, पौधों के द्वारा वो भोजन बनाया हो भोजन को उससे ग्रहण करता है, इसीलिए इसको परपोषी बोलते हैं, जो दूसरे पे आधारित हो। और विषमपोषी जो दूसरे द्वारा बनाया गया भोजन को खाता हो। आगे हम सब डिस्कस कर दिए हैं, समझिए। उसके बाद मृत जीव किसको बोलते हैं वो तो आप समझ ही रहोगे। जैसे आपने बाज़ार में मशरूम बिकते देखा होगा, मशरूम तो आप सब लोग परिचित होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्ष की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तने या छाल पर छत्ते के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखा होगा। आइए जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार से पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहाँ से प्राप्त होते हैं, समझिए। तो देखिए मृत जीव पोषण का किसको बोलते हैं, तो जिसमें जीव किसी मृत अथवा विघटित जैव पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं उसको मृत भोजी पोषण बोलते हैं, समझिए। और मृत जीव पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधों को मृत जीवी कहते हैं। तो ये था। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए लाइकेन किसको बोलते हैं, लाइकेन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव दो भाग में होते हैं, एक शैवाल होते हैं और दूसरा कवक। ये दोनों को लाइकेन कहते हैं, शैवाल और कवक दोनों को। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ को कवक को देता है। यानी कवक और शैवाल में एक दूसरे से अनुनाश्रय संबंध है, समझिए। कैसे है वो हम आपको बता दिए। जैसे कवक है जो शैवाल को क्या रहने के लिए आवास देता है, ठीक है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, कौन, कवक। उसके बाद है बदले में शैवाल उसको प्रकाश संश्लेषित द्वारा खाद्य कवक को देता है। तो ये था। अब है एक है राइजोबियम। राइजोबियम क्या है, तो देखिए पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाता है, वायुमंडल से ये नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है और इसको विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये कौन कौन आता है इसके अंतर्गत, चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति
करते हैं। कौन? राइजोबियम एक जीवाणु है वो। इसके बदले में पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। उनमें सहजीवी संबंध होता है, यानी राइजोबियम और पौधे में जो कौन कौन पौधा है, एक आपको नाम भी पूछ देगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। एक सहजीवी संबंध होता है और इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। इसे डाल के प्राप्त होता है। जितना भी दलीय है उस सब में राइजोबियम होता है। तो ये था, इतना ही से क्वेश्चन आपको आएगा। अब हम चलते हैं सारांश पे आते हैं। सारांश को एक बार देख लेते हैं और आपको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ को प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के क्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां सौर ऊर्जा का संचयन करता है। समझिए। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इसी ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों की उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, यानी पेड़ पौधे से ही हमको ऑक्सीजन मिलता है। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा तो मानव को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीव भी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल, हम एग्जाम्पल भी दिखा दिए थे और आप लोग वहाँ फिगर में भी देख लिए होंगे। वो परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप अन्य जीवों अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः उसे विषमपोषी कहते हैं। हम समपोषी और विषमपोषी दोनों बता दिए हैं। आज हम लोग 2 चैप्टर से 3 चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। समझ गए? ये आपका अभ्यास प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को स्किप करके और यहाँ से उसको बनाइएगा। आप प्राणियों में पोषण है, पहला चैप्टर था पादपों में पोषण, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है। अब है प्राणियों में पोषण कैसे होता है। तो देखिए, जहाँ इम्पोर्टेंट बात है वहीं पे हम आते हैं। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतःग्रहण की विधि और शरीर में इसकी उपयोग की विधि सम्मिलित है, यानी जिस विधि द्वारा मानव शरीर अपना पोषण, अपने आवश्यक तत्वों को आहार अंतःग्रहण द्वारा उपयोग करता है और शरीर को ऊर्जा देता है, इसी को जंतुओं में पोषण बोलते हैं। हम ऊपर में पढ़ चुके हैं भोजन के कौन कौन घटक है। जे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, समझिए। उसके बाद अब देखिए आगे हम देखते हैं। हाँ, अब देखिए 2.1 में अब है पाचन किसे कहते हैं, तो वो आप लोग समझ रहे होंगे पाचन किसको कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में भोजन के अंतःग्रहण विधि में परिवर्तन होना या टूटना, विखंडित होना को पाचन कहते हैं। उसके बाद है खाद्य संग्रहण की विभिन्न विधियाँ। तो खाद्य संग्रहण के विभिन्न विधियाँ हैं, जैसे मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हेमिंगबर्ड, वो अपना भोजन अंतःग्रहण अलग विधि द्वारा करता है। जैसे मधुमक्खी है जो मकरंद चूसते हैं और उससे शहद बनाते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतु में शिशु माँ दूध पिलाती है, शिशु माँ का दूध पीते हैं। कुछ अजगर जैसे सर्प वंश के प्रणाली में अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। तो इस तरह का सब अपना अपना भोजन अंतःग्रहण अलग अलग विधि द्वारा करते हैं। तो ये था आपको। उसके बाद चलते हैं आगे।
अद्भुत सत्य, एक स्टारफिश है। स्टारफिश के से भी क्वेश्चन आ जाता है। स्टारफिश एक मछली है जिसको में 5 होता है, स्टारफिश में 5 अंग होते हैं, ये भी पूछ देता है। देखिए स्टारफिश को तारा मछली कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाली जंतु का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। इस तरह से यह अपना शिकार करता है। तो स्टारफिश एक मछली, एक क्या है, एक जीव है, समझिए। वो अपना भोजन अंतर्ग्रहण कैसे करता है ये भी हम आपको बता देंगे, समझिए। अब देखिए मानव में पाचन कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा क्रम बाय क्रम समझते हैं। देखिए सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, मुख में जाता है, वहाँ पे लार और स्टाइलिन मिलता है उसको, भोजन को, वहाँ से जितना जीवाणु है उसको सबको मार देता है। उसके बाद ग्रास नली और ग्रासकाय में पहुँचता है, उसके बाद आमाशय में पहुँचता है, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलद्वार में से अवशेष बाहर निकल जाता है। तो यही मानव में भोजन के पाचन का सटीक क्रम है, समझिए। ये देख लीजिए, क्रम भी आपको कभी कभी पूछ देता है, समझिए। अब उसके बाद देखिए हम फिगर के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले भोजन मुंह में जाता है, उसके बाद लार उससे मिलता है, उसके बाद भोजन एक पाइप नली से अंदर आता है, इसको ग्रासिका कहते हैं, समझिए। उसके बाद भोजन आमाशय में जाता है, समझिए। आमाशय में जाता है, यहाँ पे कुछ सारे अम्ल होते हैं जो भोजन में जो जीवाणु होता है उसको मारता है। उसके बाद अग्नाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय में, और उसके बाद बाहर भोजन निकल जाती है अवशेष के रूप में। चलिए उसके ये तो था भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है मानव शरीर में, कहाँ कहाँ होता है, इतना ही रहेगा और ज़्यादा नहीं रहेगा, समझ गए। अब थोड़ा सा दांत के बारे में देख लेते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर ले जाने के लिए अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब देखिए इसको आगे, जैसे हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़े पीस में बदल देते हैं। अब है कि देखिए, अब यहाँ पे है कि कौन कौन सा दांत होता है मानव में। तो देखिए चवर्णक होता है, अग्र चवर्णक होता है, रंधक होता है, कृदंत होता है। तो ये 4 प्रकार का दांत होता है हमारे मुंह में। तो अब देखिए चवर्णक कहाँ कहाँ होता है, तो अंतिम 3 गो होता है उसको चवर्णक बोलते हैं। उसके बाद अग्र चवर्णक कौन होता है, तो 3 गो के बाद जो आगे 2 गो रहता है उसको अग्र चवर्णक बोलते हैं। 1 गो रंधक रहता है और उसके बाद कृदंत 2 गो रहता है, आगे जो 2 गो रहता है वो कृदंत रहता है, समझ गए ना। कृदंत जो किसी को 2 गो आगे रहता है उसको कृदंत बोलते हैं, कृदंत। उसके बाद ये था दांत की संरचना। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है जो हम आपको बताते हैं। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांत का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा 8 वर्ष की आयु तक के सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिसे स्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे शरीर में बने रहते हैं और वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। तो एक समय के बाद ये भी दांत गिरने लगता है। तो 20 को दांत ऐसा होता है, समझिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये वही बताया गया है दंतक्षय कैसे होता है आपको। जैसे हम मीठा लेते हैं तो मीठा से भी हमको दंतक्षय जल्दी होता है, समझिए। अब देखिए थोड़ा सा जीभ के बारे में देख लेते हैं। तो जीभ के बारे में भी संरचना दिया है। और देखिए
देखिए जीभ को जो अंदर भाग होता है, यहाँ से हम कड़वा का अनुभव करते हैं, समझ गए। ये दोनों सियोर का अनुभव करते हैं और इसी तरह से हम पूरा स्वाद को ग्रहण करते हैं। स्वाद कलिका है ये जीभ को कहाँ कहाँ होता है जी, समझ गए। उसके बाद आगे देखते हैं। आज हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे जितना समय लगे। तो वही ये बताया गया है कि भोजन अमाशय में आता है, अमाशय में क्या क्या होता है, अमाशय का कैसा संरचना है, यू आकार का होता है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, आता है। देखिए जो यहाँ पे जो बॉक्स में आपको दिया गया है यही आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, समझ गए। अब देखिए कुछ एमिनो अम्ल है जो अमाशय में पाया जाता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन रहता है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। वही है कैसे होता है। देखिए एक जंतु है, इसको भी वही जंतु में भी जैसे होता है पाचन। मानव देखिए ये मुख से जा रहा है, ग्रास नलिका द्वारा अंदर गया, रुमेन में गया, फिर हाथ में गया और फिर भोजन बाहर निकल जाता है। अब देखिए कभी कभी भोजन ज़्यादा आदमी ले लेता है तो दस्त का शिकार हो जाता है। इसके लिए जीवन रक्षक घोल ORS एक आता है, दस्त होने के बाद इसको पिया जाता है तो वो दस्त सही हो जाता है, इसी यहाँ पे बताया गया था। और जो जंतु है जो अपना भोजन कैसे तो जुगली करके अपना भोजन पचाते हैं। ऐसे जंतु जो रूमिनेट अथवा रोमनथी कहलाते हैं, जो अपना। उसके बाद है घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है और उससे जंतु का ऊर्जा मिलता है, समझिए। चलिए उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। अमीबा का संरचना है, ये अमीबा है, देख लीजिएगा, इसको अमीबा बोलते हैं। ओके, अब हम सारांश पे आते हैं और यही सारांश पढ़ने के बाद हम चैप्टर ख़त्म कर देंगे। तो इसके बाद है जंतु पोषण में पोषण की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधियाँ एवं शरीर पर इसका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल श्राव्य ग्रंथि संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख गुहिका, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार ये सब सम्मिलित होता है, समझिए। उसके बाद है पाचक रस में कौन कौन ग्रंथि होता है, तो लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, अमाशय की भित्ति। उसके बाद छोटी आंत की कुछ भित्ति से पाचक रस निकलता है, तो ये सब पाचक रस वाली ग्रंथियाँ हैं। उसके बाद है विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विभिन्न विधि है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन शामिल है, तो ये सब पाचन में शामिल है। अब देखिए मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पीत अग्नाशय को अग्नाशय स्राव एवं छोटी आंत की भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्रांश पूरा करता है। जल एवं कुछ लवण छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर देते हैं। बिना पचे हुए अवशोषण बिना पचे हुए अपशिष्ट जिसका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो ये था पाचन से संबंधित और उसका हम सारांश देखें। देखिए उसके बाद है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है, पादप की सहायता, तो इसका पाचन खाद्यान्नी में होता है। तो ये भी देख लीजिएगा, अमीबा का पाचन पूछेगा और बताएं गाय भैंस अपना पाचन जुगली करके भोजन को पचाता है, ये भी हम आपको जुगाली उसको बोलते हैं, करके चबाते हैं, उसके द्वारा उसका पाचन होता है। तो ये था जंतुओं में भोजन का पोषण और पौधों में भोजन का पोषण। आपका चैप्टर समाप्त होता है। ये आपका अभ्यास प्रश्न है, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से भी एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, प्रोटीन,
एमिनो अम्ल, वसा ग्लिसरॉल, तो ये भी कॉलम दे के आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद है जल का अवशोषण कहाँ से होता है, किस अंग द्वारा होता है, तो ये भी आपको रहेगा, तो छोटी आंत द्वारा होता है। ये सब देखिएगा। वसा का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो ये हम आपको बता दिए हैं। प्रोटीन का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो ये सब हम आपको बता दिए हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस पूरे चैप्टर को हल कर लीजिएगा, समझिए। और अगला चैप्टर है रेशों से वस्त्र, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।